अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज से हम ब्लॉक वन की ओस पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सीएफआर से करेंगे। लेकिन उससे पहले, एज इट इज योर फर्स्ट ईयर, तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहले हम वो क्लियर कर देते हैं। तो जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि क्या वो हमसे परफॉर्म कराएंगे। तो ऐसा नहीं होता। वहां पे एक कमांड ही होती है, जैसे हैंड वॉशिंग परफॉर्म करें। तो आपको परफॉर्म करने का बहुत मुश्किल है। अगर उनके पास कोई सब्जेक्ट हो या उनके पास चीजें हो तो वो आपको परफॉर्म करने का कहेंगे। अदरवाइज आपने बस सुनाना होता है। तो परफॉर्म करने के लिए आपको नहीं आएगा। उसके बाद टाइमिंग कितनी होती है स्टेशन की। तो टाइमिंग कितनी होती है, 3 to 6 मिनट होती है मोस्टली। आगे पीछे भी हो सकता है, 4 to 5 मिनट भी हो सकती है। तो इतनी टाइमिंग होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर परफॉर्म नहीं करना तो उनको सुनाना कैसे है। तो आपने स्टेप्स पे सुनाना होता है। जो की आती है सीएफआरसी की वो ऐसे होती है कि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। जैसे हर स्टेप का 1 मार्क्स है, तो आपने सारे स्टेप्स पूरे करने होते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो दैट्स इट। अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जो सीएफआरसी का पहला एलो है उसमें है कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स डेमोन्स्ट्रेट करें। तो हैंड वॉशिंग में कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले वेट हैंड करनी है वार्म वाटर के साथ। बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से सोप अप्लाई करना है, जैसे नॉर्मल हाथ धोते हुए करते हैं। और फिर रब करना है हैंड्स को पाम टू पाम। अब यहाँ से जो स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रब करना हैंड्स पाम टू पाम, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। फिर उसके बाद रब करना है बैक ऑफ बोथ हैंड को, यानी कि एक हाथ की पाम से दूसरे हाथ के बैक को रब करना है। फिर उसके बाद पाम टू पाम फिंगर्स को इंटरकनेक्ट करना है, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ये स्टेप होगा। उसके बाद बैक ऑफ द फिंगर टू द ऑपोजिट पाम, नेल्स को क्लीन करने के लिए ये स्टेप करेंगे। फिर उसके बाद जो थम्स होते हैं उनकी रोटेशनल क्लीनिंग करनी है। दोनों हाथों के थंब की रोटेशनली क्लीन करनी है। अपनी फिंगर को क्लैप्स करना है, जिससे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। और उसके बाद रोटेशनल रबिंग करनी है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। और फिर क्लीन करना है रिस्ट को। ये स्टेप भूल जाते हैं। हैंड वॉशिंग करते हुए रिस्ट को भी क्लीन करना होता है। और उसके बाद क्या है कि पेपर टॉवल यूज करें टू टर्न ऑफ द टैप। टैप को बंद करने के लिए भी पेपर टॉवल यूज करें और हैंड्स को ड्राई करने के लिए भी पेपर टॉवल यूज करें कि हैंड दोबारा कंटेमिनेट ना हो। तो ये हो गए स्टेप्स हैंड वॉशिंग के। अब हैंड वॉशिंग हमने परफॉर्म कब कब करनी होती है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कब हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। बिफोर कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, पेशेंट से कॉन्टेक्ट करने से पहले या पेशेंट की सराउंडिंग से कॉन्टेक्ट करने से पहले, यानी कि पेशेंट के पास जाने से पहले आपने हाथ जरूर धोने हैं। बिफोर परफॉर्मिंग एसेप्टिक प्रोसीजर्स, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है, जैसे कि आपने किसी को इंजेक्शन लगाना है, किसी को ड्रिप लगानी है, कुछ भी करना है, तो आपने हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। आफ्टर एक्सपोजर टू ब्लड या बॉडी फ्लूइड, ब्लड भी अगर आपको लग गया है किसी पेशेंट का, तब भी आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी होती है। आफ्टर कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, आपने पेशेंट को चेक कर दिया, उसके बाद भी आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है। तो इन केसेस के अंदर आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी होती है। फिर नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द रेडियल पल्स। अब हमने पल्स कैसे लेनी है। सबसे पहले इसमें भी वॉश और सैनिटाइज करना है हैंड को। तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वॉश करें, सैनिटाइज करें हैंड को। और उसके बाद इक्विपमेंट प्रिपेयर करें। किस चीज की हमें रेडियल पल्स को कैलकुलेट करने के लिए जरूरत होती है, वॉच की। तो हमने वॉच ले लेनी है, क्योंकि हमने 1 मिनट के लिए रेडियल पल्स चेक करनी होती है ना। या फिर 30 सेकंड के लिए करेंगे और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 15 सेकंड के लिए करेंगे। तो जितने भी टाइम के लिए करनी है उसके लिए आपको वॉच रिक्वायर होती है, तो वॉच ले लेनी है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर टू द पेशेंट और कंसेंट ले लेना है। उसको बताना है कि मैं आपकी पल्स चेक करूंगा, क्या आपकी इजाजत है। तो वो इजाजत देगा तो आपने पल्स लेनी है। फिर उसके बाद उससे पूछ लेना है आप कोई मेडिसिन तो नहीं लेते। अगर वो कहे कि वो मेडिसिन लेता है तो उससे नाम पूछ लें कि कहीं वो ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जिससे पल्स रेट जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है, वो पूछ लेना है। फिर उसके बाद उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठाना है। ऐसे ना हो कि पेशेंट जो है वो एग्जैजरेटेड है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, तो उसका पल्स रेट जो बड़ा होगा। तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। फिर उसके बाद लोकेट करना है रेडियल आर्टरी को। अब जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, रेडियल आर्टरी कहाँ पे होती है, रिस्ट बोन और टेंडन के दरमियान होती है, थंब साइड पे। अगर आपको नहीं मिल रही तो आपने डायरेक्ट जाना है और थंब साइड के ऊपर हाथ रख देना है। कितनी फिंगर से चेक करते हैं, 3 फिंगर से रेडियल पल्स को चेक करते हैं। और फिर क्या करना होता है, काउंट करनी होती है पल्सेशंस कि कितनी पल्सेशंस फील हो रही है। और नॉर्मल आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि अगर किसी पर्सन की
पल्स 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होगी तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल होगी। फिर आपके पास जितनी भी पल्सेशन आई, जैसे कि 60 आती है, 72 आती है, 70 आती है, तो वो आपने फैसिलिटेटर के साथ टीचर को बता देनी है। अगर वहां पे कोई सब्जेक्ट हो, या टीचर खुद का भी करने का कह सकता है कि मेरी पल्स चेक करके बताएं। और फिर उसके बाद पल्स चेक करने के बाद हैंड वॉश करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे रिजल्ट्स को बीट्स पर मिनट में। ये आपने लास्ट में याद रखना है कि जो रेडियल पल्स होती है वो हम बीट्स पर मिनट में लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्ड द रिस्पायरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट। रिस्पायरेटरी रेट कैसे चेक करेंगे? इसमें भी सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आप को और कंसेंट ले लेंगे, हैंड वॉश करेंगे या सैनिटाइज करेंगे, इक्विपमेंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें भी हमें वॉच की जरूरत होगी। यहाँ पे एक गेम डालनी है। हमने पेशेंट को बताना नहीं है कि हम उसका रिस्पायरेटरी रेट ले रहे हैं, हमने पेशेंट को ये बताना है कि हम आपकी रेडियल पल्स चेक कर रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम पेशेंट को बता देंगे कि हम आपका रिस्पायरेटरी रेट चेक करने लगे हैं, तो हो सकता है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाए और तेजी तेजी से सांस लेने लगे, और इस तरह हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट ठीक नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना। हमने पेशेंट को बताना है कि हम आपकी पल्स चेक करेंगे, और पल्स चेक करनी भी है। लेकिन पल्स चेक करते हुए आपने काउंट करना है कि उसकी चेस्ट मूवमेंट कितनी है। वॉच तो आपके पास होगी, आपने टाइम देखना है और चेस्ट मूवमेंट चेक कर देनी है कि कितनी हो रही है। साथ साथ अपने हाथ जो है वो अपना पल्स पे रखना है। तो इस तरह से राइज और फॉल चेक कर लेनी है पेशेंट की चेस्ट के 1 मिनट के लिए, और जो आपके पास फाइंडिंग्स आएंगी वो आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। तो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है? 12 टू 20 ब्रेथ पर मिनट। अब यहाँ पे यह ब्रेथ पर मिनट है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि बीट्स पर मिनट है या ब्रेथ पर मिनट है। तो 12 टू 20 ब्रेथ पर मिनट होती है नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट। अब उसका 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, तो वो आपने टीचर को बता देना है। फिर आप थैंक करेंगे पेशेंट का, एंड दैट्स इट। इस तरह से आपने रिस्पायरेटरी रेट चेक कर लेना है। अगर आपको कमांड आती है कि आप रिस्पायरेटरी रेट चेक करें पेशेंट का, तो आपने ये स्टेप्स बता देने हैं। अब यहाँ नोट्स में कुछ प्रोसीजर्स के एंड पे ये नहीं लिखा हुआ कि थैंक करें पेशेंट का, या आपके पास जो भी फाइंडिंग आई है वो डॉक्टर को बतानी होगी। तो लेकिन ये 2 स्टेप्स आपने हर प्रोसीजर में करने हैं और हर प्रोसीजर में बताने हैं। अगर हमने उसको एक्सपोज कराया होगा तो वो हम उसको कवर करेंगे। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये आपने लाजमी हर एक में बताने होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेट प्रोसीजर ऑफ टेकिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे लेना है? ब्लड प्रेशर लेने के लिए भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना है पेशेंट को और एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर टू द पेशेंट। उसके बाद उससे कंसेंट ले लेना है और हैंड को वॉश करना है, सैनिटाइज करना है। ये 3 स्टेप तो हर प्रोसीजर के अंदर होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ब्लड प्रेशर लेते कैसे कैसे हैं। अब ब्लड प्रेशर लेने के 2 मेथड होते हैं। हर चीज के एक एक मेथड है ना, लेकिन यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है पल्पेटरी मेथड और फिर होता है ऑस्कल्टेटिव मेथड। तो पहले पल्पेटरी मेथड करना होता है और फिर ऑस्कल्टेटिव। पल्पेटरी मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर होगा, यानी कि जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, वो वाली मशीन, उसके मर्क्यूरी लेवल को ऑन कर देना है। जिससे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ये बटन होता है, इसको ऑन कर देना है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कफ अप्लाई करते हैं ना, तो कफ अप्लाई करना है पेशेंट को। अब कफ कैसा होना चाहिए? कफ पेशेंट के साइज के हिसाब से होना चाहिए। तो जो सेंटर ऑफ द कफ होता है ना, जहां से 2 ट्यूब्स निकल रही है, वो आपने ब्रेकियल आर्टरी पे रखना होता है। अब ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे है? मीडियल साइड पे है। तो इन ट्यूब्स को मीडियल साइड पे रखना होता है आर्म के, और जो लोअर एज है उसको 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्यूबिटल फोसा रखना होता है। ये नहीं कि क्यूबिटल फोसा पे वो आ रहा है, अबव द क्यूबिटल फोसा 2.5 सेंटीमीटर। जब आपको अगर ब्लड प्रेशर की कमांड आए तो आपने ये पॉइंट लाजमी बताना है कि कब कहाँ पे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद जो पल्पेटरी मेथड होता है उसमें हमने पल्पेट करना होता है रेडियल आर्टरी को, जबकि ऑस्कल्टेटिव मेथड में हमने पल्पेट करना होता है ब्रेकियल आर्टरी को। तो हम क्या करेंगे? रेडियल आर्टरी को पल्पेट कर लेंगे और फिर इन्फ्लेट करेंगे कफ को। कब तक इन्फ्लेट करना है? अब हमने हाथ रखा हुआ है रेडियल आर्टरी पे और उसको तब तक इन्फ्लेट करेंगे जब तक हमें पल्स फील होना बंद हो जाए। जिस पॉइंट पे पल्स फील होना बंद हो जाएगी तो स्लोली डिफ्लेट करना है कफ को, और जब दोबारा पल्स अपीयर होगी यानी कि पल्स रीअपीयर होगी, वो पॉइंट नोट कर लेना है, वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। तो जो पल्पेटरी मेथड होता है वो हमें बताता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, ये डायस्टोलिक नहीं बताएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑस्कल्टेटिव मेथड। ऑस्कल्टेटिव मेथड में क्या करना होता है कि आपने स्टेथोस्कोप लेना है और उस पर उसको रखना है हमने ब्रेकियल आर्टरी पे। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पे होगी? मीडियल साइड पे होगी। स्टेथोस्कोप रख लिया, आपने इन्फ्लेट करना है कफ को। कितना इन्फ्लेट करना है? जो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया था ना पल्पेटरी मेथड से, उससे 20 मिलीमीटर मर्करी हाई रखना है।
जैसे कि अगर आपके पास ब्लड प्रेशर है 120 मिलीमीटर मर्करी, तो आपने रखना है उसको 140 या 150 तक इन्फ्लेट करना है। आपने इन्फ्लेट कर दिया, फिर आप उसको स्लोली स्लोली डिफ्लेट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट ऑस्किलरेटिव मेथड में रिकॉर्ड करने होते हैं? जहां पे आपको पल्स फील होना शुरू हुई है वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे कि फर्स्ट करें आपको 120 मिलीमीटर मर्करी पे पल्स फील होना शुरू हुई है, तो वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जहां पे एंड होगी पल्स फील होना वो होगा डायस्टोलिक प्रेशर। तो दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, दोनों पॉइंट रिकॉर्ड करिए। नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80, यानी कि 120 पे पल्स फील होना स्टार्ट हुई और 80 पे पल्स फील होना बंद हो गई। इस तरह मेजर करेंगे हम ब्लड प्रेशर को पैल्पेटिव मेथड से भी और ऑस्कलरेटिव मेथड से भी। लास्ट पे क्या करेंगे? टर्न ऑफ कर देंगे मर्करी को, पेशेंट को थैंक करेंगे और वॉश हैंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग द ग्लव्स। अब ग्लव्स कैसे पहनने हैं? जैसे आप अपने नॉर्मल ग्लव्स पहनते हैं ना, वैसे तो बिल्कुल नहीं पहने। इससे पहले आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, वॉश और सैनिटाइज करना है हैंड को। उसके बाद सिलेक्ट करना है राइट ग्लव साइज, अपने साइज के हिसाब से लेने हैं। जैसे आप दूसरे ग्लव्स लेते हैं ना, ये भी अपने साइज के हिसाब से लेने हैं। ऐसा ना हो कि आप अपने हाथ से छोटे ले रहे और फिर तंग होते रहे। तो अपने साइज के हिसाब से लेने हैं। और जो ग्लव होगा ना उसको कफ से होल्ड करना है। आपने उसके आउटर साइड पे हाथ नहीं लगाने, अपना जो दूसरा हाथ है वो नहीं लगाना, क्योंकि उसी से तो आउटर साइड से तो प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अगर आप उसको कंटेमिनेट कर देंगे तो क्या फायदा होगा ग्लव पहनने का? तो उसको हाथ नहीं लगाना, आउटर साइड पे हाथ नहीं लगाना, कफ से पकड़ना है और इंसर्ट कर देना है हैंड को। फिर दूसरा जो हाथ होगा उसका भी सेम प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसको भी कफ से पकड़ के हाथ इंसर्ट करना है और इस तरह से आपने ग्लव्स पहन लेने हैं। अब ग्लव्स पहनना तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है जो आपने अवॉइड करनी होती है। तो वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो यही बात जो मैंने अभी बोली है, डोंट टच आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट ग्लव विद बेयर हैंड। अपने दूसरे हाथ के साथ आउटसाइड ऑफ द ग्लव्स को टच नहीं करना। और इसके अलावा क्या क्या अवॉइड करना है? जो नॉन स्टेराइल सरफेसेस होती हैं उनको आपने टच नहीं करना। तो आपके ग्लव पहनने का क्या फायदा हुआ अगर आपने नॉन स्टेराइल सरफेसेस को टच कर दिया और कंटेमिनेट कर दिया ग्लव को? अब आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो कुछ भी हुआ वो पेशेंट में ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना। और मल्टीपल पेशेंट के लिए सेम ग्लव यूज नहीं करने। अगर आप सेम ग्लव मल्टीपल पेशेंट के लिए यूज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक इन्फेक्शन को दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं करना होता ना, तो ये नहीं करना। फिर नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेट स्टेप ऑफ ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द वेन। इसके अंदर क्या करना होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को कि राइट पेशेंट हो जिसका आपने ब्लड लेना है, वॉश और सैनिटाइज करना है और ग्लव पहन लेने हैं। ये स्टेप्स तो सबके लिए कॉमन है, तो यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर का पेशेंट और उससे कंसल्ट ले लेना है कि मैंने आपका ब्लड लेना है, तो क्या आपकी इजाजत है? वो कह देगा कि इजाजत है, तो आपने अप्रोप्रिएट साइड चूज करनी है। अब ये साइड क्या होगी? हमने वेन से ब्लड लेना होता है, तो एंटी क्यूबिटल फोसा वाली वेन ले लें या फिर बैक ऑफ द हैंड से ले लें। तो दोनों में से जो भी आपको मिलती है या जो भी नजर आ रही है, जो भी सूटेबल लग रही है, आपने वो ले लेनी है। फिर उसके बाद टॉर्निक अप्लाई करना है। जिस वेन को आपने सिलेक्ट किया है उससे ऊपर टॉर्निक अप्लाई करेंगे। जैसे आपने एंटी क्यूबिटल फोसा की वेन सिलेक्ट की है तो आप आर्म पे टॉर्निक लगा देंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने हाथ बंद कर दे, यानी कि मुट्ठी बना ले, फिस्ट बना ले। और उसके बाद फिर क्लीन करेंगे, जिस साइड से आपने ब्लड लेना है उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे। नीडल इंसर्ट करेंगे। नीडल का कैसे एंगल पे इंसर्ट करनी है? 15 to 30 डिग्री। ये आपने याद रखना है कि कौन से एंगल से इंसर्ट करनी होती है, 15 to 30 डिग्री। फिर ड्रॉ कर देना है ब्लड लेके। जब नीडल वेन के अंदर ही हो आपने टॉर्निके रिमूव कर देना है। ये नहीं करना कि पहले आप नीडल को रिमूव करें और फिर टॉर्निके को, पहले टॉर्निके रिमूव करना है और फिर नीडल निकालनी है। और साथ में प्रेशर भी अप्लाई करना है। कॉटन ले लेना है, जहां पे आपने इंजेक्शन लगाया था वहां पे प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर देना है नीडल को और लेबल करना है स्पेसिमेन को, जैसे आपके पिक्चर में नजर आ रहा है। तो दैट्स इट। इस तरह से आप ब्लड ले सकती हैं। ये भी आपको परफॉर्म करने के लिए नहीं आएगा एज यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो वो आपसे बस स्टेप से पूछेंगे, तो इसके स्टेप सही तरह से कर लेने। यहाँ हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट है चेक फॉर द पेलर इन कंजक्टिवा, टंग और पाम। पेलर क्या होती है? येलो डिस्कलरेशन होती है। देखा होगा आपने, जिन पर्सन को एनीमिया होता है उनकी येलो डिस्कलरेशन हो जाती है, खून की कमी की वजह से हो जाती है। तो ये चेक करनी है हमने। कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं? कंजक्टिवा पे, टंग पे और आर्म। कंजक्टिवा पे, टंग में और पाम में। तो कैसे चेक करेंगे?
सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट करेंगे, कंसेंट लेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे और एग्जामिन करेंगे ब्राइट लाइट के अंदर। अब ये जो एग्जामिनेशन करनी है ये हमने ब्राइट लाइट दिन की रोशनी में करनी है, यहाँ पे अच्छी लाइट में करनी है ताकि हमें नजर आ सके। सबसे पहला स्टेप कंजक्टिवा में चेक करने के लिए तो क्या होगा, हम पेशेंट को कहेंगे कि वो ऊपर देखे और हम उसके लोअर आईलिड को नीचे करेंगे। अब जब हमने लोअर आईलिड को नीचे किया तो कंजक्टिवा में दो चीजें होती है, एक होती है इसके पोस्टीरियर रिम और एक होती है इसके इंटीरियर रिम। जैसे आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है, तो नॉर्मली ये होता है कि जो इंटीरियर रिम होती है वो रेड होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पोस्टीरियर रिम। जैसे यहाँ पे मैंने रेड किया हुआ है इसको, तो जो इंटीरियर रिम अगर रेड ना हो पोस्टीरियर रिम के मुकाबले में तो क्या होगा, हम कहेंगे कि इसको पेलर है। तो ये चेक करना होता है। तो इस तरह ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिससे हम कंजक्टिवा में पेलर चेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है टंग। हम पेशेंट को कहेंगे कि जुबान बाहर निकाले और हम उसके डोर्सल सरफेस को चेक कर लेंगे। अगर वो पेल होगी या उसका ओरल म्यूकोसा पेल होगा तो हम कह देंगे कि इसको पेलर है। इसी तरह पाम, हम उसका हाथ पकड़ेंगे या उसको कहेंगे कि हाथ सामने करे और हम अपने हाथ से कंपेयर करके देख लेंगे। अगर वो पेल हुआ, येलो हुआ या व्हाइट हुआ, ज्यादा व्हाइट हुआ तो हम कहेंगे कि इसको पेलर है, तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे। इस तरह से हम सिंपल से प्रोसीजर से चेक कर लेंगे पेलर को। फिर लास्ट में वही थैंक करना है पेशेंट को एंड दैट्स इट। तो ये हो गया सीएफआरसी का स्टेशन। अब ये जो स्टेप्स है नोट्स में लिखे हुए ये आपने ऐसे ही सुनाने होंगे, तो आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है क्योंकि कोई भी स्टेप अगर मिस होता है तो आपके मार्क्स रिडक्ट हो सकते हैं। तो आपने स्टेप्स अच्छे से देख लेने हैं, ये बहुत इजी है, आप एक दफा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और ये जो नोट्स है अगर आपको चाहिए तो आपको पिन कमेंट में इनका लिंक मिल जाएगा, आपने बस लिंक पे क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है।